हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के मेजर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सेस डिमांड को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, व्हाट आर द मेजर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है और दूसरी तरह की जो पॉलिसी है जो कि आरबीआई बनाती हैं उनके द्वारा जो जो स्टेप्स या मेजर्स अपनाए जाते हैं, हमने उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस किया था। आज हम लोग डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के मेजर्स डिस्कस करते हुए इस टॉपिक के थ्योरेटिकल पोर्शन को एंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजर्स to control deficient demand। डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के मेजर्स बताएं। तो अगर मैं कहूँ मेजर्स, तो आप ये समझ लो कि जितने भी मेजर्स एक्सेस डिमांड को ठीक करने के थे वही सारे मेजर्स आपके डेफिशिएंट डिमांड को भी ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बस उनके अंदर तरीकों को बदल दिया जाता है। जैसे कि दो मेन पॉलिसीज़ हैं, जिसमें पहला है फिस्कल पॉलिसी, जो कि फिस्कल पॉलिसी जो कि एक तरह से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई की पॉलिसी होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फिस्कल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि देश में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा सके। सो द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के उपाय अपनाती है ताकि वो देश में जो सप्लाई ऑफ मनी अनकंट्रोल हो चुका है, मतलब बढ़ गया है या घट गया है, उसको वो बैलेंस आउट कर सके। ठीक इसी तरह से जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक जो है उसकी जो भी पॉलिसी होती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो कि जब हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लेस देन हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई, और इस स्थिति में देश में जो पैसों की मात्रा है वो घट जाती है, जनरल प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो डेफिशिएंट डिमांड में ये बात तो साफ है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी उनका पर्पस क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं थ्रू फिस्कल पॉलिसी, उसमें हम सबसे पहले अगर देखें कि गवर्नमेंट किस तरह से सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस लाती है, तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो करती है, दैट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इकोनॉमी में उसको गवर्नमेंट, ये क्या है, स्पेंडिंग लिखना था, या तो आप एक्सपेंडिंग बोले या तो आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट क्या करते हैं कि इकोनॉमी में जितने भी पैसों की मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए पॉलिसीज फॉलो करते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी जो है
उसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी। ओके, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करते हैं ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। गवर्नमेंट बहुत तरह के एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे किए जाते हैं। तो ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड होता ये है कि गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस तरह के पब्लिक वर्क्स में, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया या बिल्डिंग्स हो गया, इन सब में, ताकि देश में क्या हो, लोगों को एडिशनल इनकम जनरेट हो सके। और जैसे जैसे एडिशनल इनकम जनरेट होगा, लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा और इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के तहत अपने स्पेंडिंग को, अपने एक्सपेंडिचर को, जिनको वो अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए इनकर करते हैं, उसको वो बढ़ाने लग जाते हैं। और इस तरह से फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी का सेंट्रल बैंकिंग है। और ये जो आरबीआई है, एक्सेस डिमांड में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो आरबीआई है वो क्या करते हैं, तो वो इकोनॉमी में कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई के अपने खुद के टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जितने भी पॉलिसीज़ या टूल्स आरबीआई के होते हैं उनको दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है। एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स के तहत आरबीआई जो है वो अलग अलग तरीके की नीतियों को अपनाती है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे और इसके तहत सरकार जो सबसे पहला स्टेप, सरकार नहीं, सेंट्रल बैंक जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करते हैं डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का, दैट इज डिक्रीज इन बैंक रेट। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। तो क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से लोन ले रहे होते हैं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसको हम बैंक रेट कहते हैं। तो होता क्या है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। और अगर देश में सप्लाई ऑफ मनी घट गया है और गवर्नमेंट उसको बढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के थ्रू आरबीआई ये करते हैं कि वो बैंक रेट को घटाते हैं। बैंक रेट के कम होने से जो बोरोविंग्स है वो सस्ता होता है और कमर्शियल बैंक्स इंस्पायर्ड होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करें। और कमर्शियल बैंक्स जितना ज़्यादा बोरो करेंगे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास फिर पैसा ज़्यादा जाएगा, लोग कमर्शियल बैंक से ज़्यादा पैसा बोरो कर सकते हैं। और इस तरह से बैंक रेट में डिक्रीमेंट जो है वो देश में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाता है और इस तरह से डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को घटाकर ठीक किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से आरबीआई और भी तरीके अपनाती है जिसमें वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है। हम लोगों ने एक्सेस डिमांड में पढ़ा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई जो है वो क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई जो है वो सेल करती है सिक्योरिटीज़ को।
और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोगों से उनका पैसा जो है वो निकलवा लेती है। तो इस तरह से होता क्या है कि पैसे जो हैं वो लोगों के हाथों से किसके पास चले जाते हैं, आरबीआई के पास चले जाते हैं। तो जब देश में सप्लाई ऑफ मनी घटा हुआ है तो सरकार की कोशिश ये होती है कि देश में पैसों की मात्रा बढ़ानी है, और इसके लिए आरबीआई के थ्रू होता ये है कि इकोनॉमी में जो सिक्योरिटीज़ बेच दी गई है, लोगों को जो सेल कर दिया गया था सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनको वापस से आरबीआई खरीदने लगती है, और खरीदते हुए आरबीआई पेमेंट करने लगती है टू द जनरल पब्लिक, और लोगों के हाथ में वापस से पैसों की मात्रा बढ़ती है, जिससे ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी जो है देश का जो घटा हुआ है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट जो है उसके तहत आरबीआई एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो करती है क्वांटिटेटिव मेजर्स में ही, जिसमें वो डिक्रीज कर देती है इन LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जितने भी हैं, जिसमें हमने कल भी पढ़ा हुआ था, दो हैं मेन, एक है CRR कैश रिजर्व रेशियो, और अगला है SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR के बारे में मैंने आपको बताया था कि CRR वो रेट होता है जो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को अपना कुछ फंड का प्रोपोर्शन आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो क्या करते हैं आरबीआई, इस CRR को कम कर देता है कि मान लीजिए कि 100 रुपये में 25 रुपये CRR था जो कि जमा करना पड़ता आरबीआई को, तो क्योंकि आरबीआई को पैसों की मात्रा बढ़ानी है तो वो इस 25 रुपये को घटा के 15 रुपये कर देगी, घटा देगी, रेशियो कम कर देगी। इस तरह से इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा ताकि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो घटता है। तो इस तरह से आरबीआई जो है वो अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स के तहत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो करते हुए अपने लीगल रिजर्व रेशियोज को क्या करती है, तो घटा देती है, रिक्वायरमेंट्स को कम कर देती है, जिसमें CRR कम कर देती है। ठीक उसी तरह से SLR की बात करें तो SLR भी आरबीआई के द्वारा घटा दिया जाता है। SLR आपका वो रेशियो होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए एक रेशियो, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट फिक्स्ड कर देती है कि इतना अमाउंट कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ेगा। तो उसके तहत होता ये है कि जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स के तहत आने वाले कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसको भी आरबीआई कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उन कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व के तौर पे रखना होता है, उसको क्या होता है कि घटा दिया जाता है, ताकि जो सेंट्रल बैंकिंग है वो क्या करे, सेंट्रल बैंकिंग के पास जो देश में क्वांटिटी ऑफ मनी घट गया है वो बढ़ा सके। लोगों के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जितना कम पैसा होगा जमा, लोगों को देने के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास उतना ज़्यादा होगा जमा। जैसे कि CRR में मैंने क्या बताया कि जितना भी अमाउंट ऑफ मनी किसी भी कमर्शियल बैंक के पास होता है, उसका एक प्रपोर्शन, परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको CRR कहते हैं। और होता क्या है कि जितना भी अमाउंट ऑफ मनी कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, उसका भी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास रखना होता है, जिसको SLR कहते हैं। और ये दोनों के दोनों जो हैं वो घटा इसलिए दिए जाते हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसों की मात्रा बढ़े, जिससे कि वो लोगों को उधार दे सकें, लोगों को बोरोविंग्स के लिए इंस्पायर करें, और देश में सप्लाई ऑफ मनी जो कम है, घटा हुआ है, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस तरह से ये कुछ मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जो कि आरबीआई फॉलो करती है देश में डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए। तो ये तो बात हो गई क्वांटिटेटिव मेजर्स की। अगर हम बात करें कि क्वालिटेटिव मेजर्स में आरबीआई क्या करती है, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है दैट इज डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स।
देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो क्वालिटेटिव मेजर्स के तहत लोगों को इंस्पायर भी करती है ताकि वो क्या कर सके, लोगों को इस बात के लिए इनकरेज कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इकोनॉमी में बढ़ाएं और सप्लाई ऑफ मनी जो घट गया है वो बढ़ सके। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आपका डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो ऑफर किया जाता है एंड वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंट। तो डेफिशिएंट डिमांड के दौरान होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इस मार्जिन को रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि क्रेडिट क्रिएटिंग पावर जो होता है बैंक्स का वो इन्हांस हो जाता है और विथ डिक्रीज इन मार्जिन कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है लोन देने के लिए और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हैं जिससे कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो घटा हुआ है वो बढ़ जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम करने से भी सप्लाई ऑफ मनी घटता है और यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कमर्शियल बैंक्स के लिए है जिसको घटाया जाता है। नेक्स्ट है इसी में एक पॉइंट दैट इज एडवाइस टू इनकरेज लेंडिंग। आरबीआई जो है वो इस तरह के स्टेप्स भी फॉलो करती है जिसमें वो इनकरेज करती है उधार लेने के लिए। लोग जितना ज़्यादा उधार लेंगे उतना ही ज़्यादा देश में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा और इस तरह से इकोनॉमी में गवर्नमेंट के तौर पर आरबीआई जो है वो क्या करते हैं तो लेंडिंग को इनकरेज करते हैं। ये होता क्या है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है परसुएशन एंड प्रेशर का जो कि सेंट्रल बैंक अप्लाई करते हैं अदर बैंक्स पर एक नियम के तहत, एक रूल के तहत और एक पॉलिसी को फॉलो करते हुए। डेफिशिएंट डिमांड के दौरान सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स को इनकरेज करते हैं और एडवाइस करते हैं, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो क्या करें, पैसों को उधार लें, क्रेडिट बढ़ाएं। इससे क्या होगा, देश में जो अवेलेबल सप्लाई ऑफ मनी है उसमें बढ़ोतरी होती है और एग्रीगेट डिमांड जो घटा हुआ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है और आरबीआई जो है वो क्या करते हैं, देश में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवाइजिंग to encourage lending to the commercial banks particularly. Next point है withdrawal of credit rationing. देखिए हम लोगों ने एक्सेस डिमांड में पढ़ा था कि आरबीआई जो है वो क्या करते हैं कि क्रेडिट रैशनिंग कर देते हैं। मतलब कहने का है कि एक तरह का तरीका अपनाते हैं सेंट्रल बैंक जिसमें वो अदर बैंक्स को इस तरह का डायरेक्शन दे देते हैं कि वो क्रेडिट क्रिएशन को एक लिमिटेड वे में करें और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ही करें, हर जगह पे क्रेडिट क्रिएशन ना करें। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के दौरान आरबीआई अपने इसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस में बदलाव करते हैं और बदलाव के तहत वो ये करते हैं कि बैंक्स को जो भी क्रेडिट रैशनिंग के तौर पर उनके इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं उसको वो वापस ले लेते हैं ताकि जो अदर बैंक्स हैं स्पेशली कमर्शियल बैंक्स वो फ्री होकर इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा सकें और सप्लाई ऑफ मनी की क्वांटिटी जो घटी हुई है उसको बढ़ाएं एंड डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को ठीक करें। तो इस तरह से ये 3 क्वालिटेटिव मेजर्स हैं मेन जो आरबीआई फॉलो करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स भी हैं और इस तरह से ओवरऑल इतने कुछ मेजर्स का अडॉप्शन करते हुए इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है थ्रू आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के साथ जितने भी मेजर्स हैं जो कि देश में अपनाए जाते हैं डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को ठीक करने के, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपने एक्सेस डिमांड को अच्छे से समझा तो आप देख पाओगे कि डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के उपाय जस्ट एक्सेस डिमांड के मेजर्स के ऑपोजिट में हैं। इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर 7 है बच्चों, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले यूनिट पे डिस्कशन करेंगे
आज का हमारा ये जो यूनिट हमने शुरू किया हुआ था जिसमें हम डिटर्मिनेशन देख रहे थे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगले क्लास में अगले यूनिट पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, सारे पॉइंट्स को आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बट इफ़ेक्टिव तरीके से याद रखना है। जैसा आपको समझने में आसानी हो उस तरह के आप नोट्स प्रिपेयर करते हुए अपनी सारी तैयारी जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट रखेंगे। थैंक यू।